नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कलरा और हमेशा की तरह पूरा आधे घंटे का शो हमने वायदा बाजार के लिए डेडिकेट किया है। आज के मेहमान राजेश पल्विया हैं जो जुड़ जाएंगे हमारे साथ। वो आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको करना क्या है। लगातार 5वां दिन है जब बाजार के अंदर तेज गिरावट हमको देखने को मिल रही है। हर एक उम्मीद धूमिल होती जा रही है उन ट्रेडर्स के लिए जो बाय कॉल्स लेना चाहते हैं या फिर जिनके पास पोजीशंस है। लेकिन उन लोगों के दिन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं जो कि बाजार को या तो शॉर्ट करके बैठे हैं या फिर शॉर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये परिवर्तन का समय है? अभी क्या बेस बन चुका है? क्या बाजार में इतनी गिरावट आ गई है कि जिसको वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन कह सके? इस सभी चीज़ों के जवाब कोशिश करेंगे इस आधे घंटे के कार्यक्रम में आपको देने की। निफ्टी बैंक इस समय आप देख पा रहे होंगे बाकायदा डेज लो पे है। आज उतना बुरा नहीं खुले थे जितना बुरा अब हम ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक अब 650 अंकों की गिरावट के साथ है। निफ्टी भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी गिरावट है। हालांकि इन दोनों गिरावट और उतार चढ़ाव के बीच में एक चीज़ जो हमको अच्छी दिख रही है या एब्जॉर्ब हो गई है वह है वॉलेटिलिटी। अब ये 30 से ऊपर नहीं आ रही है। बाकायदा ये 28, 27 इसके इर्द गिर्द आपको चलता हुआ दिखेगा। मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा आपकी स्क्रीन पर लेके आऊँगा, आप जरा देखते जाइएगा। फिर राजेश पल्विया जी हमको ये बताने वाले कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको करना क्या है। वैसे देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर अभी भी कोई भी सपोर्ट दिख नहीं रहा। पहले ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। 5-5.5% का आज ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। 15,843 का वीवैप है, यानी कि इंडिकेटर है हमारे लिए। इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। ये रिस्क इंडिकेटर होता है, अगर इसके नीचे हम क्लोज हो रहे हैं तो दिक्कत बढ़ती जाएगी। ट्रेंड क्या कहता है? बिकवाली का ट्रेंड अभी जारी है। किसी तरह का कोई पुल बैक, कोई रिकवरी मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट 50 डेज और 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज आपकी स्क्रीन पर है 16,900। अब हम 16,000 के भी नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। 1000 पॉइंट चाहिए हमको कम से कम इन्वेस्टर्स के लेवल्स पे पहुंचने के लिए। वहां से हम 1000 पॉइंट दूर हैं और ट्रेडर के लेवल पे पहुंचने के लिए कम से कम हम वहां से 1500 पॉइंट दूर है निफ्टी का। हालांकि लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अब गैप हमारा बहुत आ चुका है, यानी कि 200 दिन के एवरेज से हम बेहद नीचे आ गए। ये कुछ एक अहम रजिस्टर जिसको हम पिवट पॉइंट्स कहते हैं वो आपके स्क्रीन पर है। सपोर्ट नंबर 2 है 15,606, सपोर्ट 15,734। इसके आसपास के आपको सपोर्ट मिल जाएंगे। और रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? पहले 16,072 पे, फिर आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है 15,996 पे भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 16,000 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। कुल मिला के मार्केट को 16,000 पार करना ही अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। अभी तक की है जो पहले मेगा सपोर्ट एरियाज था अब वो मेगा रेजिस्टेंस एरिया में तब्दील हो चुका है। जल्दी से बैंक निफ्टी का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 14% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। बिल्डअप हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। क्या मतलब का कि आपके जो खुले सौदे अभी भी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा है और ये रोज़ की रोज़ खुले सौदे बन रहे हैं और प्रेशर काफ़ी माउंट होता है क्योंकि सेटलमेंट अभी है नहीं। सिस्टम में बारूद काफ़ी आ चुका है। किसी भी तरह का ट्रेड आपको ऊपर और नीचे वो स्विंग होता है क्योंकि मार्केट इसमें थोड़ा सा शैलो है। 32,690 ये एक इंडिकेटर है। इसके ऊपर अगर हम रहेंगे तो शायद थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे, इसके नीचे तो हम खराब ही हैं। बिकवाली का ट्रेंड है, इसके एवरेजेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके जो 200 दिन के एवरेज है वो 36,600 पे है। कोसों दूर है, 4,000 पॉइंट दूर है इस 36,690 से, और क्या 50 दिन तो बेहद दूर है। आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे जिसको हम पिवट पॉइंट्स के तौर पर हमने कैलकुलेट किया है। मार्केट में जो पहले 2 अहम सपोर्ट है वो 32,317 का है और उसके बाद टूटा तो 31,763 पे आएंगे। आप बैंक निफ्टी में एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो सपोर्ट टूटता है उसका 500 पॉइंट के बाद दूसरा सपोर्ट आता है। ये 28 का विक्स मार्केट का ट्रेंड और बैंकिंग के अंदर ओपन इंटरेस्ट है, सब इसको यही बताते हैं कि जब भी टूटेगा सपोर्ट टूटेगा दूसरा सपोर्ट 500 पॉइंट नीचे बनेगा। और जैसे रेजिस्टेंस आप देख रहे होंगे तो 34,000 और 33,400 का, तो इस रेजिस्टेंस का फेज भी 500 पॉइंट का, यानी कि पुल बैक आएगा तो बैंक निफ्टी कम से कम 500 से 600 पॉइंट टूटेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको हम कहते हैं ना एक्साइटमेंट, वो आपको बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब आज के मेहमान आपको ये बताने वाले हैं कि हमको करना क्या है। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा था, हमने कोशिश की कंपाइल करके आपके सामने रखने की। एक बार हमको ज़रा ये बताइए कि हमको करना क्या है इस समय। उनके लिए मैं पहला सवाल उनके लिए पूछ रहा हूँ जिनके पास कोई ना कोई पोजीशन होगी ही। इन्फोसिस हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, अभी तो अपने मार्जिन से जूझ रहे हैं। उनको क्या करना है, पहले उनके बारे में बताइए। नए वालों के बाद में बात करेंगे। गुड आफ्टरनून डिप्पी जी। देखिए मार्केट में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो कोई ना कोई पोजीशन तो बिल्कुल रहती है। ऐसा कोई भी नहीं मार्केट का प्लेयर होता है कि जो सारा पोर्टफोलियो जीरो करके बैठा होता है। तो 100% और मार्केट में जिस तरीके अक्रॉस द बोर्ड पेन देखने को मिल रहा है वो पेन तो रहेगा।
क्योंकि अनसर्टनिटी है मार्केट में, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है जियोपॉलिटिकल फ्रंट से, तो ये पेन रहेगा। अब जिनके पास पोजीशन है और जो क्वालिटी स्टॉक्स पे बैठे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं, जिनको उस कैटेगरी में रखते हैं, अगर वो स्टॉक हैं तो अभी वेट करें, इतनी जल्दीबाजी में एवरेज भी ना करें, मार्केट को कहीं सेटल होने दे। क्योंकि अभी डे ऑन डे बेसिस पे देखें तो जिस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप बनते जा रहे हैं, स्पेशली मेजर पेन जो मार्केट में देखने को मिल रहा है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक डेरिवेटिव में लिस्टेड है वहां पे तो जरूर पेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में एक ही ऑप्शन बचता है। मार्केट को अगर आपको शॉर्ट साइड में ट्रेड करना है तो आपके पास फ्यूचर्स को शॉर्ट करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है इस मार्केट को प्ले करने के लिए। तो उस कारण से डबल प्रेशर माउंट हो रहा है। एक तो रिस्क मैनेजमेंट के कारण काफी पोजीशन लिक्विडेट होते हुए दिख रही है, दूसरा जिनको शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। जो सेक्टर पे डायरेक्ट इंपैक्ट आना है इस इवेंट का जो चल रहा है, क्रूड के बढ़ने का इंपैक्ट आना या मेटल प्राइसेस बढ़ने का इंपैक्ट आना या गैस के प्राइसेस, तो वो सारा प्ले इसी में डेरिवेटिव सेगमेंट में हो रहा है। तो हमें लगता है जिनके पास पोजीशन है और लार्ज कैप स्टॉक है तो बने रहें, अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। मार्केट कहीं सेटल होगा तो वहां पे जरूर एवरेज करें, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है। मार्केट में अभी भी कहीं कोई बेस फॉर्मेशन की कोई सिग्नल यहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहे। सारे लेवल डे ऑन डे बेसिस पे टूटते जा रहे हैं और शॉर्ट का एडिशन कंटिन्यूअस बेसिस पे होते हुए दिख रहा है। तो अभी वेट करना होगा एवरेज करने के लिए भी। एवरेज करने का भी रुकेगा, अभी एवरेज करने का सही समय है नहीं। तो अगर कोई एवरेज के बारे में सोच भी रहा है तो राजेश जी की बात बहुत कायदे की है कि अभी हम सारे क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ रहे हैं, हर दिन तोड़ रहे हैं, हर रोज हर एक घंटे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रहे हैं। तो जब तक कहीं सेटल डाउन ना हो जाए, थोड़ा महंगा खरीदिएगा बट पक्का खरीदिए, ये थोड़ा ज़्यादा दिखता है। इसलिए एवरेज करने के बारे में भी सोचना नहीं है, अभी थोड़ा दूर रहना है। शॉर्ट करें या नहीं करें, अब उसकी कितनी फिजिबिलिटी है अपने वित्तीय सलाहकार से पूछेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बेहतर तरीका होता है कि अपने आप स्टॉप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाइए और फिर अगर आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसको बढ़ाते जाइए। खैर आगे बढ़ते हैं सर, मैं सीधा शेयर्स पे रहूँगा क्योंकि इंडेक्स पे मेरे को लग रहा है कि आप शायद नो ट्रेड जोन में डालेंगे, इसके अंदर भी कोई ट्रेड ना करें, तो इसलिए सीधा सीधा शेयर्स पे रहता हूँ। और आज के पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो देखते हैं सर। दो शेयर का टेक्निकल और डेरिवेटिव डाटा हमको काफ़ी ठीक लगा, इसलिए हम तेज़ी वाले शेयर्स लेके आए हैं। उसमें है, पहला है पीवीआर और दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर। सर हिंदुस्तान कॉपर है तो स्लो मूवर बट कई दिनों से खिसक खिसक के चल ही रहा है, ये 2.5% ऊपर है। और दूसरा है पीवीआर, ये थोड़ा ओपन अप थीम वाला और क्रूड से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो एक बार जरा इन दोनों शेयर्स के बारे में आपकी राय। बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, पीवीआर को अगर हम देखें तो काफी दिनों से एक स्टेबल परफॉर्मेंस ही है। हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रही, लेकिन ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक के सेटअप बने, हमें लगता है कि बिल्कुल इसको कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और ओपन अप थीम भी प्ले आउट होते हुए दिखेगी, जो कि इसके लिए एक एडेड एडवांटेज अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब बैक टू नॉर्मल की तरफ हम कोविड सिचुएशन से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसमें हमें जिस तरीके से सेटअप लग रहे हैं, ये स्टॉक यहाँ से 1600 जो कि इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, वहां तक की अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर है, तो थोड़ा अगर वॉलेटिलिटी में थोड़ा डाउनसाइड में मिलता है तो इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा दूर का है करंट भाव से, तो हमें लगता है कि 1515 ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी में अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो ऐड करें। अपसाइड में हमें लगता है ये मोमेंटम इसका 1600 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा और वो लेवल सरपास करता है तो फिर हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा फ्रेश लॉन्ग साइड का ट्रेड, जो कि हम डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि वहां से एक शॉर्ट कवरिंग कम हो और फ्रेश लॉन्ग का ट्रेड भी इनिशिएट हो सकता है, जो कि 1640 1650 की तरफ लेके जा सकता है स्टॉक। और हिंद कॉपर की बात करें तो इसमें बिल्कुल मेटल का प्ले देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक में अभी भी जिस तरीके से मेटल के भाव बढ़े हैं, ये स्टॉक ने अभी भी उतना यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं स्टॉक में 120 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये लेवल इंटैक्ट रहते हैं तो अपसाइड में इसमें 135 से लेके 140 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 120 के स्टॉप लॉस से, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा दूर है, तो अगर 1-2 रुपए की गिरावट आती तो वहां ऐड किया जा सकता है।
ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पर पहले नोट कर लीजिएगा, 135, 140, पीवीआर भी चला जाएगा तो 1600 प्लस हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर का मैंने कल भी आपको ये नोट करवाया था शेयर, और आज ये सुबह जब खुला तो एक अच्छी विक के साथ भी खुला। ये विक भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इन दो नहीं, इनफैक्ट मैं तो 3 सपोर्ट एरियाज को मैंने मार्क कर रखा है, जहाँ पे आप वी शेप देख पा रहे होंगे। एक इस तरफ आपको वी शेप 2 मिल रहे होंगे और साथ एक इस तरफ का वी शेप है। ये इसके अहम सपोर्ट एरियाज हैं। इसको हम टिपिकली पैनिक बॉटम्स भी कहते हैं, जो एक ही लेवल पे आके बने हुए हैं। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने इस चैनल को सीधा एक साथ जोड़ दिया कि कहां पे तीनों अहम सपोर्ट बनते हैं। तीनों अहम सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर हैं। दूसरा, अब आएंगे इसके एवरेजेस पे और इसके वॉल्यूम पे। आप देखेंगे नीचे वॉल्यूम पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज हो चुका है। दूसरा, हमने ये चैनल को जो स्क्वीज है 50 दिन 200 दिन के एवरेज को, उसको ब्रेकआउट कर रहे हैं। आज तो हमने गैप के साथ खोला, 6% तक ये शेयर ऊपर गया था, अभी 2% ऊपर है। थोड़ा स्लो मूवर है बट ठीक है, क्योंकि सेक्टर ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। आपके पास 3 अहम सपोर्ट है जिसको पैनिक बॉटम्स कहते हैं, और उसके बाद रूम काफ़ी है। ये पूरा चैनल आप देख पा रहे हैं ना, जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है उसके अंदर पूरा ये ऊपर का एरिया अभी भी खाली है। इसलिए राजेश जी का ये मानना है कि थोड़ा आपको जब डिप मिल जाए, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैप के साथ खुले या किसी शेयर के अंदर थोड़ी वॉलिडिटी नॉर्मल डे से थोड़ी ज़्यादा दिखे ना, तो उसको थोड़ा पहले सेटल हो जाने दीजिए। 2-4 रुपये नीचे मिल जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। 120 का एक स्टॉप लॉस लगा के वापस इसी रेंज के ऊपर की तरफ जाने में 135, 140 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। ये शेयर हो गया हिंदुस्तान कॉपर का, और उम्मीद करते हैं कि आपने पीवीआर के लेवल भी नोट कर लिए होंगे। तो दोनों के स्टॉप लॉसेस, दोनों के टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब आते हैं सर थोड़ा कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे। टीसीएस, एक तो इसके बायबैक के बारे में भी पता लग चुका है, और दूसरा ये आईटी का भी है। करेंसी जो वीक हुई है उसका हेज बेनिफिट भी टीसीएस को मिल रहा है। ये मार्केट लीडर भी है। अगर आज टीसीएस इन्फोसिस को हटा दिया है तो बाजार तो और भी नीचे होता। एक बार सर इस पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए राजेश जी। और दूसरा एसबीआई कार्ड, ये भी थोड़ा ठीक शेयर दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग का, आज काफ़ी दिनों बाद दिखा, बट वॉल्यूम कम है एसबीआई कार्ड के अंदर। शॉर्ट कवरिंग जितनी जान से होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो डीपी जी देखिए, बिल्कुल आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना है रुपये के कमजोरी के चलते। और अगर ओवरऑल भी सेटअप देखें तो आईटी स्टॉक्स अभी भी उतने ज्यादा डैमेज नहीं हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर हम गिरावट की बात करें तो आईटी स्टॉक्स ने सभी ने कहीं ना कहीं एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिया। और टीसीएस में जिस तरीके की आज रिकवरी बनी और 3600 की कॉल में भी एक अनवाइंडिंग का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग के चलते ये स्टॉक में एक अपमूव बना है, और हमें लगता है कि एज ए होल आईटी पैक भी यहाँ पे मूव कर रहा है। तो 3650 तक की अपसाइड हमें लगता है इमीडिएट बेसिस पे टीसीएस में आ सकती है। तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 3540 छोटा ही स्टॉप लॉस रखे, 3540 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 3640 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए टीसीएस बाय किया जा सकता है। ठीक है, टीसीएस बाय किया जा सकता है। सर आप एसबीआई कार्ड पे तो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ टीसीएस पे राय रखें? एसबीआई कार्ड का अगर ओवरऑल सेटअप देखो तो वीक टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक ने आज फर्स्ट डे इतने बड़े करेक्शन के बाद ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहां पे थोड़ा सा एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल सेटअप देखें और एज ए होल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल में सेक्टर में ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में वीकनेस बनी हुई है। तो थोड़ा इसको अवॉइड करें, क्योंकि जब तक पूरा सेक्टर स्टेबल नहीं होगा हमें नहीं लगता कि ये इंडिविजुअली कैपेसिटी में ये स्टॉक में कोई बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। हालांकि पुलबैक जरूर बनाए, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनाए, जो कि हो सकता है स्टॉक को 760 की तरफ लेके जाए। लेकिन अगर वहां पे आता है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि वहां पे प्रॉफिट बुक कर ले। अगर किसी के पास लोअर साइड की पोजीशन है तो 760 765 की रेंज में आता है तो वहां प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, 2 शेयर थे हमारे पास, एक तो टीसीएस था और दूसरा एसबीआई कार्ड। दोनों में कन्विक्शन ज़्यादा है और टीसीएस में दिख रही है, और होनी भी चाहिए। एक तो मार्केट लीडर है, 3650 तक का टारगेट सर की तरफ से है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि करेंसी का बेनिफिट और हेज के तौर पर भी कई लोग आईटी की तरफ जाते हैं, तो आईटी का बड़ा बेनिफिट है। हमने 2 चीज़ें इसके अंदर मार्क की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर ने भी आपको नोटिस कराई। पहला ये जो हमने स्क्वायर मार्क किया हुआ है, ये स्क्वायर मार्क एक्चुअली 200 दिन की एवरेज पर आके ठीक रुका है। डेली चार्ट है, यानी कि ये हर कैंडल एक दिन की कैंडल है, और इस पर आप जो देख पा रहे हैं स्क्वायर मार्क्ड है, और यही एवरेज से टर्न अराउंड, इससे बहुत ज़्यादा गैप के साथ नहीं हुआ। एक और चीज़ आप देख पा रहे हैं कि जब भी कोई शेयर चले, यानी कि अपनी चाल को बदले, उसके अंदर ना वॉल्यूम भी आपको बदलना चाहिए। आप वहां पे देख पा रहे होंगे, पहले आपको रेड कैंडल्स बैक टू बैक दिख रहे होंगे, लेकिन अब एक कुछ 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स वॉल्यूम के दिखी है, और एक सिंगल कैंडल आपको टीसीएस को आज 200 दिन के एवरेज के ऊपर लेके आई है। 2% ये सिंगल कैंडल है जो आज लेके आई है। उम्मीद करते हैं जहां पे हमने ये राउंड शेप मार्क किया हुआ है, ये इसका टारगेट हो सकता है 3650, जहां तक जरूर आ जाएगा, एक सेफ जोन में आ जाएगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, बट ये अपने
200 दिन की एवरेज के ऊपर 50 दिन के आसपास आके आपको सेफ जोन में ट्रेड कराएगा। फिर आगे की आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी 3650 का टारगेट आप टीसीएस के हिसाब से रख सकते हैं। हमने 2 शेयर रखे थे शॉर्ट कवरिंग के सर के सामने, एक एसबीआई कार्ड, दूसरा टीसीएस का हो गया चुनाव। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ आएंगे और देखते हैं आज के मंदी वाले शेयर। अशोक लीलैंड और नवीन फ्लोरिन, ये 2 ऐसे शेयर हैं सर जिनके अंदर आज शॉर्ट्स खुले हैं। अशोक लीलैंड तो 2-3 दिन से टूट रहा है, ये तो एथिकली ऑटो का है, कमजोर शेयर है, 100 के नीचे आके वापस ट्रेड कर रहा है। नवीन फ्लोरिन के अंदर आज हमको ज़्यादा कुछ नोटिस हो रहा है, एक तो प्राइस एक्शन और थोड़ा वॉल्यूम भी। एक बार जरा दोनों शेयर्स पे आप नज़र मारिए और जरा बताइए कौन ज़्यादा वीक है। देखिए, स्ट्रक्चर तो दोनों ही स्टॉक का वीक हो चुका है और दोनों ही स्टॉक में जिस तरीके का डैमेज देखने को मिला है आज, अगर देखें तो सस्टेन डाउन ट्रेंड बना हुआ है। दोनों स्टॉक अपने 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेवल करते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड ऑटोमोबाइल में वीकनेस है, हमें लगता है अशोक लीलैंड में जो सेटअप अब बना है ये और भी यहाँ से डाउनसाइड एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। हो सकता है ये स्टॉक में 88-85 तक की भी डाउनसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो इसमें तो शॉर्ट ट्रेड अगर है या नया इनिशिएट करना है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे 98 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट ट्रेड ओपन किया जा सकता है 88 और 85 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। नवीन फ्लोराइन भी आज एक फ्रेश शॉर्ट का ट्रेड हमने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया और मैंने भी आइडेंटिफाई किया था स्टॉक शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए, क्योंकि आज जिस तरीके से इसमें एक पुलबैक के बाद आज इसने प्रीवियस डे के लो को तोड़ के अब ये ट्रेड कर रहा है, तो ये क्लियर दिखाता है कि यहाँ पे स्टॉक में जिस तरीके से वीकनेस थी यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो नवीन फ्लोराइन में हमारा व्यू शॉर्ट साइड का ही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में जिस तरीके से वीकनेस बनी है ये स्टॉक 3350 तक की डाउनसाइड भी यहाँ से एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 3450 का स्टॉप लॉस रखे और नवीन फ्लोराइन में शॉर्ट पोजीशन को ही यहाँ पे कैरी करना चाहिए। तो ये स्टॉक आपने भी आइडेंटिफाई किया डिम्पी जी और मैंने भी इसको शॉर्ट साइड के लिए आइडेंटिफाई किया था, तो मुझे लगता है नवीन फ्लोराइन में बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है करंट लेवल पे। शॉर्ट किया जा सकता है। ये एक सीवियर डैमेज है जो कि आपको स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं और सर भी आपको बता रहे हैं। खैर अशोक लीलैंड के अंदर भी वीकनेस है, लेकिन अशोक लीलैंड के अंदर एक्सटेंडेड वीकनेस है, लेकिन नवीन फ्लोरो ताज़ा जिसे कहते हैं ना कि शेयर टूटा है। चार्ट के जरिए देखते हैं, नवीन फ्लोरिन का चार्ट आपको दिखेगा, ये डेली बेसिस पर हमने चार्ट बनाया। आप एक राइजिंग अपवर्ड चैनल देख पा रहे थे, यानी कि हर लो को हमने प्रोटेक्ट किया और इस लो को हमने कभी ब्रेक नहीं किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने 200 दिन के एवरेज को बार बार हमने सपोर्ट मानते थे, 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार वीक लगा, तो 3 बार इसको राइजिंग अपवर्ड चैनल में था, लेकिन फाइनली इस चैनल का अब हो गया है ब्रेकडाउन और ये देख पा रहे हैं 2 बड़ी कैंडल और एक गैप के साथ कैंडल है और नीचे वॉल्यूम भी आ गया। ये शेयर को पूरा ये वाला एरिया खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे और स्वैप और तेज करेक्शन दे सकता है। इस पूरे चैनल को अगर आप पलट देंगे ना तो आपको टारगेट आपका मिल जाएगा। जितना अपवर्ड राइजिंग स्लोप होता है, अगर किसी 200 दिन के एवरेज को ब्रेक करे, चैनल को ब्रेक करे, तो उतना ही वो आपको टारगेट दे देगा, जस्ट पलटने भर की देर है। इसलिए नवीन फ्लोरिन ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट की नज़र पे भी आएगा, डेरिवेटिव एनालिस्ट की नज़र पे भी आएगा। एक तो गैप, सीवियर वॉल्यूम, चैनल का ब्रेकडाउन, स्थिति थोड़ी खराब, वॉल्यूम के साथ टूट रहा है, इसलिए नवीन फ्लोरिन के टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको शॉर्ट करें स्टॉप लॉस के साथ, बोले सर हमको शॉर्ट करना आता नहीं, हम शॉर्ट में बिलीव नहीं करते, तो कम से कम लॉन्ग नहीं करें। हम कम से कम आधे लोगों को तो वैसे बचा ही सकते हैं, ये कहते हुए कि आप नवीन फ्लोरिन को लॉन्ग मत कीजिएगा, फिलहाल शॉर्ट करने से बचना चाहते हैं। तो एक और चीज़, 3450 का जैसे स्टॉप लॉस ब्रेक करे ये, तो फिर से उसी चैनल के अंदर आ जाएगा, तो आपको फिर से बाहर निकलना होगा अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को अच्छे से नोट कीजिएगा, 3450 और 3350, ये आपके लिए यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉसेस है। अब आते हैं जरा और 2 शेयर है सर हमारे पास, एक टाटा स्टील और एक है हिंडाल्को। सर इन दोनों में भी ना हल्का हल्का अनवाइंडिंग का प्रेशर बन रहा है। ये तो नहीं कहूँगा कि ये शेयर टूट जाएंगे, क्योंकि ये तो सुपर साइकिल में है दोनों शेयर्स ही, बट फिर भी आप जरा बताइए, आज 2-3% की गिरावट है, डरने की बात तो नहीं है, हल्की अनवाइंडिंग है इसमें आज। देखिए डिम्पी जी, डरने की बात एक्चुअली अगर मार्केट का मूड माहौल देखें तो लॉन्ग साइड का ट्रेड वो भी जो स्टॉक्स में अभी करेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है वहां पे रखें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सप्लाई डे ऑन डे बेसिस पे मार्केट में आ रहा है, तो कभी ना कभी तो इन स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें,
स्टॉक, दोनों स्टॉक के सेटअप तो पॉजिटिव है। हिंडाल्को तो काफी अच्छा बुलिश सेटअप है, बट देखिए क्या होता है, जिस तरीके का मार्केट का टेक्सचर बना हुआ है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के सेंटिमेंट है, उसमें होल्ड आउट करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। स्ट्रेंथ चार्ट में है, लेकिन होल्ड आउट करना भी डिफिकल्ट होता है। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि हिंडाल्को में अगर किसी की पोजीशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो अब यहाँ पे होना चाहिए करीब 575 का। ये स्टॉप लॉस को फॉलो करें। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होते हैं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग तो अभी यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन 575 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। वो स्टॉप लॉस अगर टूटता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे भी एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट होते हुए दिख सकता है। दूसरा, अगर टाटा स्टील में अगर हम बात करें तो उसमें जो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1220 के आसपास। ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। हो सकता है स्टॉक का जिस तरीके के सेटअप है और वापस अगर फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट वापस मेटल पैक में बनता है, क्योंकि देखें तो कमोडिटी में सारे मेटल्स एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। अगर उसका इफेक्ट यहाँ आता है और ये मेटल स्टॉक्स में यहाँ पे तेजी वापस बनती है तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से 1320 की तरफ एक्सटेंड करता हुआ दिखे तेजी, बट 1220 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ही पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है। तो हमें इसमें कोई वैसे अनवाइंडिंग की बात नहीं है, लेकिन आपने हिंडाल्को के जो इंपॉर्टेंट सर लेवल आपको बता रहे हैं इसको ध्यान में रखना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं सर। तेज़ी दिख सकती है, एक हमने कैटेगरी बनाई जिसमें 48 घंटे तक ही इस शेयर को हम रख सकते हैं, बस वो सेगमेंट को शुरू कर रहे हैं। तेज़ी दिख सकती है। सर उसमें हमने 2 शेयर हमने रखे हैं। हमारी वैधता यानी हमारी वैलिडिटी सिर्फ दो दिन की है। पहला है सर GNFC। अभी ये लाल निशान में खिसका है, बट ठीक है, फिर भी शेयर ये टूट नहीं रहा, मार्केट के क्रैक के साथ नहीं चल रहा, बल्कि थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। दूसरा है सिप्ला। बैक टू बैक ये अच्छा शेयर है, थोड़ा हेजिंग भी कर रहा है, करेंसी का बेनिफिट भी ले रहा है। आप इसमें से किसी शेयर में ट्रेड करना चाहेंगे अगले 2 दिन के लिए? तो देखिए बिल्कुल दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे हैं और दोनों के सेटअप जिस तरीके से बने हुए हमें लगता है कि GNFC और सिप्ला दोनों में लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है और यहाँ पे पोटेंशियल है दोनों स्टॉक्स में। क्योंकि अगर हम देखें तो पूरा जो वोलेटाइल फेज है या जो पूरा मार्केट का एक करेक्शन फेज जो पिछले दिनों से चल रहा है, उन फेज में ये दोनों स्टॉक स्टैंड आउट करते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टेबल बिहेवियर है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल पॉइज्ड है। जैसे ही मार्केट थोड़ा भी स्टेबल होते हुए दिखेगा या एक रिकवरी बनेगी मार्केट में, तो ये दोनों स्टॉक एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेंगे। GNFC में हमें लगता है 590 स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रख सकते हैं या नया ट्रेड भी लिया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 625 630 ये ट्रेडिंग टारगेट है, आते हुए दिख सकते हैं। और सिप्ला का जिस तरीके का सेटअप बना हुआ हमें लगता है 925 ये स्टॉप लॉस रहेगा इसको लॉन्ग पोजीशन कैरी करने का। और अपसाइड में हमें लगता है कि जिस तरीके से इसमें स्ट्रेंथ वीकली सेटअप के हिसाब से भी बनी हुई है, ये स्टॉक में हो सकता है हमें 1000 तक की भी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखे। तो 920 के स्टॉप लॉस से सिप्ला भी लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, या जिनके पास है वो 920 स्टॉप लॉस रखे सिप्ला में, जिनके पास GNFC में वो करीब 580 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। सिप्ला के अंदर भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और GNFC के अंदर भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सिप्ला तो बकायदा अभी डे हाई पे भी चल रहा है और अगर आप सिप्ला के चार्ट देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी बेहतर दिखेगा। 1000 रुपये तक का टारगेट है। एक बार जरा मैं जल्दी चार्ट के जरिए आपको कंप्लीट दिखाता हूँ। जिगजैग फॉर्म में ये अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिख रहा है और ये आपकी स्क्रीन पर सिप्ला का चार्ट आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जिस तरह का पैनिक आता है ना इसके अंदर, उसी तरह से बाउंस बैक भी आया है। ये फार्मास्यूटिकल शेयर्स की फितरत में नहीं होता, उनकी नेचर में नहीं ऐसा कि जिस तरह से टूटे और इस तरह से आ जाए। टिपिकली ओकेशनली यूज़ होते हैं, या तो खबर के साथ यूज़ होते हैं या तो एज ए हेज यूज़ होते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इसके सिर्फ आप इस जहाँ पे मैंने एक आपके पैनिक बॉटम का वी मार्क किया हुआ है ना, सिर्फ इसी को देखिए। आप पुराना सारा भूल जाइए। इस पैनिक बॉटम के बाद जब दूसरा पैनिक बॉटम बना है, उसने दोनों में जो डिफरेंस है एक तो वो काफ़ी ज़्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब हम ज़्यादातर समय ना केवल 200 दिन के एवरेज के ऊपर बल्कि 50 दिन के एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। बैक टू बैक वॉल्यूम सपोर्ट हमारे पास है। आप नीचे 4 बार 5 बार देख रहे होंगे, कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है। दूसरा एक सडन स्पाइक है। तीसरा नेचर की बाजार की समय मांग यही है कि आप थोड़े हेज काउंटर्स में चले जाएं, जैसे कि IT
जैसे कि फार्मास्यूटिकल जो करेंसी बेनिफिट्स भी उठाते हैं। सिप्ला उसमें से एक है। क्रूड से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कुछ खास इससे कोई प्रॉब्लम है, तो सिप्ला आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ये कल से नोटिस करवा रहा है, जैसे 50 दिन के एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करने लग गया था और आज बैक टू बैक एक्सटेंशन है इसमें और अभी और चल सकता है। 1000 रुपये तक का टारगेट रखें और 920 का एक स्टॉप लॉस है। राजेश सर, आपकी तरफ से आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी है? तो मेरा फोकस देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करने का है और उसमें मुझे इंडसइंड बैंक का जो स्ट्रक्चर वीक होते हुए दिख रहा है और इवन पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में ही देखे बैंकिंग फाइनेंशियल में एक वीकनेस बनी हुई है, तो इंडसइंड बैंक फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दूंगा मैं। हमें लगता है जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं यहाँ पे रखना चाहिए, करीब 840 के नजदीक का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट किया जा सकता है और लोअर साइड में टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं करीब 770 तक के टारगेट इंडसइंड बैंक में फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑटोमोबाइल सेक्टर से, क्योंकि पूरे ही सेक्टर में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है डाउन ट्रेंड की और जिस तरीके से वीकनेस डे ऑन डे बेसिस पे माउंट होते हुए दिख रही है पूरे ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर स्पेस में और क्रूड की जिस तरीके से तेजी कंटिन्यू है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट इसमें नेगेटिव साइड पे ऑटोमोबाइल पे बनते हुए दिख रहा है। तो M&M का जिस तरीके का सेटअप है, जो शॉर्ट यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे इस पे शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है और इसमें डाउन साइड के टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 655 तक के ट्रेडिंग टारगेट आते हुए दिख सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 695 का। वो जो तीसरा स्टॉक था नवीन फ्लोराइन, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उसमें भी हमें लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है 3350 के स्टॉप लॉस से। तो इंडसइंड, M&M और नवीन फ्लोराइन, ये तीनों स्टॉक पे शॉर्ट करने की सलाह है। बैंक तो खैर बैंक निफ्टी का ही रिफ्लेक्शन होता है और ये जब बैंक निफ्टी टूटेगा तो ये शेयर भी टूटेगा। अच्छा सपोर्ट इसका 800 का है, ब्रेक जाएगा तो नीचे पहुंच जाएगा। ये अभी चल रहा है 824 पे, लेवल अच्छे से नोट कर ले। 770 और 835 का आपका एक स्टॉप लॉस है। दूसरा सर की लिस्ट में नवीन फ्लोरिन है, इसका टारगेट अब ऑलरेडी वो दे चुके हैं 3350 और 3450, इस पर ध्यान रखें। और तीसरी शेयर होगा M&M का। हैरान करने वाली बात है कि सर की तरफ से अभी तक कोई बाय कॉल नहीं है, इंडेक्स में उन्होंने अवॉइड करने के लिए कहा है और जो तीनों ट्रेड हैं वो तीनों के तीनों अभी तक सैली दिख रहे हैं और सारे F&O के हैं। अब से 655 रुपये का टारगेट है और 6 का एक स्टॉप लॉस है और तीनों पक्के शेयर्स हैं जिसमें भी फिलहाल बिकवाली की कॉल आपको दिख रही होगी। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद मार्केट का एनालिसिस और खबरों का सिलसिला दोनों जारी है ET न्यूज़ संदेश पर। नमस्कार।